कहाँ से आई निगारे सभा किधर को गई, अभी चिरागे सहरराह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। ये बंद जो मैंने आपके सामने पढ़ा, ये सुबह आज़ादी जो लिखी हुई नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की है, उसी का टुकड़ा था जो मैंने आपके सामने रखा था। दरअसल ये नज़्म जो है वो मुअर्रा की हैयत में लिखी गई थी नज़्म, और जो इनका दस्त सवा जो दूसरा इनका अफसाना जो मजमुआ था शेरी, उसी में शामिल था। 1942 में आया था दस्त सवा, उसी में ये नज़्म शामिल है, सुबह आज़ादी। दरअसल ये टुकड़ा जो है वो था तो सुबह आज़ादी का, और जो आज़ादी के मस्ताने थे उन्हीं के लिए कहा गया था, लेकिन ये हर उस इंसान के लिए है जो किसी एक मंजिल की तरफ मुसलसल चल रहा है। आज का पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और सवाल देखिए, यूपी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन वही हैं जो आ चुके हैं। सवाल यह है, दर्ज झेल में से किस दास्तान का किस्सा कायाकल्प के मसाइल से जन्म लेता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करता हूं एक नए तरह का सवाल है जो नई सोच की तरफ आपको मजबूर करेगा। ऐसे सवाल आपसे लगातार 4-6 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें मुश्किल से मुश्किल आपके सामने सवाल पूछे जा किए जा सकें, तो इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, इसमें जो है सवाल जो होगा आपके, उसमें आंसर आपका सही होगा फर्स्ट। जिस बच्चे ने दिया होगा फर्स्ट, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो किस्सा लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो कायाकल्प के मसाइल से जन्म लेता है। ये आपको याद रखना है, कदमराव पदमराव का नाम आपको याद रखना है। दरअसल ये जो मसनवी है कदमराव पदमराव, उर्दू की पहली मसनवियों में मानी जाती है, और इसको नसीरुद्दीन हाशमी ने जो है सबसे पहले इसका नाम जो है वो तजवीज़ किया है। ये कदमराव पदमराव जो इसको नाम दिया है वो नसीरुद्दीन हाशमी ने जो दिया है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात, अहमद शाह बहमनी के दौर में इसको लिखा गया है। नसीरुद्दीन हाशमी जो हैं उनके मुताबिक जो है वो सुल्तान अहमद शाह के दौर में ही, उनके दरबार में ही लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है, जो हर हाल में आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, जमील जालवी ने 1973 में इसको तरतीब देकर के शाया भी किया था, ये बात आपको मालूम होगी। और ये नाते रसूल से जो है वो शुरू होती है। अमूमन मसनवियां आप देखेंगे तो उनकी शुरुआत चाहे वो गुलजार नसीम हो या फिर वो सहरुल बयान हो, ये तमाम मसनवियां हैं जो अमूमन हमद से शुरू होती हैं, लेकिन ये मसनवी जो है वो नात से शुरू होती है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और इसमें 29 जो हैं वो उन्वानात हैं मसनवी के अंदर, ये बात भी आपको याद रहना चाहिए, हर हाल में आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये जो मसनवी है इसमें ज़बान का जो मसला अगर देखेंगे तो जो गुजराती उर्दू थी उसका अक्स इसमें नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि यह दक्षिण की है। वैसे आम तौर पर अगर देखोगे तो हिंदी और मकामी अल्फाज जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी, बस और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने की ज़रूरत है। बिकट कहानी के बारे में आपको मालूम है कि बिकट कहानी एक 12 मासा लिखी गई किताब तसनीफ़ है, और इसमें एक औरत जो होती है उसके शौहर के फिराक की कहानी बयान की जाती है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट जो है, अमूमन हिंदू जो महीने होते हैं वो जो है फागन के बाद से शुरू होते हैं, लेकिन इसमें जो शुरुआत की गई है वो सावन के महीने से शुरुआत की गई है। तो सावन के महीने से ये मसनवी जो है शुरू होती है बिकट कहानी। ये बात आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। अब जितनी मसनवियाँ दी गई हैं या दास्तान, नीचे तो दोनों दास्तानें दी गई हैं, जैसे सबरस है ये भी दास्तान है, फसाना अजाइब है ये भी दास्तान है। अब इनमें जो कॉमन चीज़ आपको याद रखना चाहिए वो सभी चीज़ों में सभी में इनको मुरत्तिब किसने किया, किस सन में किया और किसने मुरत्तिब किया, किसके बाद कौन सी की गई है, ये बात आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। और किसने किया है, जैसे फसाना अजाइब है, ये आपको मालूम है इसको मुरत्तिब करने का काम जो है वो रशीद हसन खान ने किया था। और अगर सबरस आप देखिए, और सबसे बाद में एक तरह से फसाना अजाइब हुई है 1992 में, 90-92 में इसको मुरत्तिब करने का काम किया गया है। सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने किया था, ये बात भी आपको मालूम होगी कि मौलवी अब्दुल हक ने सबरस को किया था, और 1932 में मुरत्तिब करने का काम किया गया है। तो बिकट कहानी को मुरत्तिब किसने किया है आप कमेंट करके बताइएगा। मैं कई बार एक्सप्लेन में ये बात बता चुका हूं। बाकी आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपके पास वक्त है, अपनी किताब स्क्रीन पे दिख रही है, इसको मंगा सकते हैं। इसमें एमसीक्यू के तौर पर प्रैक्टिस दी गई है हाई क्वेश्चनों की, और नोट्स दिया गया है 27 पेज का। आपको ये रटना है, यूपी के एग्जाम आपके लिए आसान होने वाला है।
साथ ही साथ अपनी क्लास जरूर अटेंड करते रहना, दोनों चीज़ें किताब के साथ, क्योंकि किताब में रिवीजन आपका हो जाएगा और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो किताब की यूट्यूब में नहीं पढ़ा सकते। देखिए अब ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वहां से आप बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान में पहली बार दारुल इरशाद का कयाम जो है वो कहां अमल में आया था? अब ये सवाल देखिए, कल भी इस तरह का एक सवाल मैंने आपके सामने, बड़ी कंफ्यूजन भरा सवाल था, वो मैंने क्लियर किया था। देखिए ये आपका आंसर सही होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज को आयोग ने माना है और ठीक माना है। थोड़ा सा जबान को चेंज किया गया है, बस इतनी सी बात समझने की है, सवाल में थोड़ा सा घुमाया गया है। आपकी नजर जो है वो दारुल तर्जुमा की तरफ जा रही होगी या फिर उस्मानिया जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ जा रही होगी। गलत है, क्योंकि ये आंसर आपका फोर्ट विलियम सही कैसे होगा? दरअसल ये हिंदुस्तान में पहली बार दारुल इरशाद, यानी जहां से किताबें शाया हो सकती हैं, प्रकाशित हो सकती हैं, उनकी जो है पब्लिशन हो सकता है, वो चीज कहां पर सबसे पहले हुई है? तो आपको मालूम है फोर्ट विलियम कॉलेज में हुई है। अगर सवाल ऐसे ही आपसे पूछा जाता कि सबसे पहले किस इदारे ने किताबों को शाया कराने का काम किया, तो आप फौरन पकड़ लेते कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज होगा, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी प्रेस जो है वो लगाई गई और फिर उसी के जरिए किताबें शाया हुई। और सबसे पहले किताब जो शाया हुई है उसमें तो वो आपको मालूम होना चाहिए, क्या कहते हैं, ये बागो बहार हुई है। बागो बहार छापी गई, फिर उसके बाद सहरुल बयान भी छापी गई है, और सहरुल बयान के बाद में जो है सोज का दीवान शाया किया गया है वहीं से, इसी प्रेस से, कोलकाता से। और साथ ही साथ में उसके बाद में जो मीर तकी मीर हैं उनका दीवान भी शाया किया गया था। अब एक बार फटाफट आप ये देख लीजिए कि ये जो है इदारे जो हैं बने कब हैं। तो देखिए दिल्ली कॉलेज आपको 25 में मालूम है, 1825। इनका क्रम अगर पूछा जाए तो कैसे लगेगा? नंबर 1 पर फोर्ट विलियम कॉलेज रहेगा, नंबर 2 पे दिल्ली रहेगी, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में है, 1825 में दिल्ली कॉलेज है। उसके बाद में है दारुल तर्जुमा, ये आपको मालूम होना चाहिए, 1903 में है। और फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है वो 1918 में है, तो 18 में है। और इसके बाद 20 में जो है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार आपको याद रखना चाहिए, वो नाम आपको याद होगा सज्जाद हैदर इल्दरम का। इतना काफी है। अब इश्क नामा किसकी तसनीफ है? क्या नुसरती हैं, गवासी हैं, अमीनुद्दीन आला हैं, फखरुद्दीन निज़ामी हैं? देखिए आपको मालूम है कि ये जो बंदा है फखरुद्दीन निज़ामी, इसकी तो एक ही किताब पर चर्चा होती रहती है, और वो अभी मैंने बात कही थी, कदम राव पदम राव। 321 या 335 अशार उसके अंदर माने जाते हैं लगभग। इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो आपका सही होगा अमीनुद्दीन आला। देखिए अपनी किताब है उसमें दक्कन को बहुत अच्छे से समझाया गया है, कौन सा शायर किसके वहां है, कौन सा दरबार में किसका शायर था, और फिर कुतुब शाही दौर के कौन है, बीजापुर के कौन है। आप में से कम 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो किताब पढ़ी है। हम सवाल उन्हीं से करते हैं कि कमेंट कीजिए कि अमीनुद्दीन आला का ताल्लुक जो है वो किस दबिस्तान से है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, या फिर बहमनी दौर से है। बस इतना आप बता दीजिए। थोड़ा सा और हम आपको जानकारी बढ़ाते हैं। इश्कनामा आपको याद रखना है कि एक शेरी मजमुआ भी आया था और पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपके सामने बताता हूं। 1997 में शेरी मजमुआ किसका है? तो ये इरफान सिद्दीकी का है, और ये 2024 दिसंबर का पेपर जो यूजीसी नेट ने लिया उसी ने ही पूछ लिया इश्कनामा। और इश्कनामा मसनबी के तौर पर अमीनुद्दीन आला का नाम आपको दिख रहा है। दो नाम और देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है गवासी। गवासी का आपका ताल्लुक मालूम होना चाहिए कि गवासी का जो ताल्लुक है वो गोलकुंडा से है। गवासी ने गोलकुंडा से इनका गवासी का ताल्लुक है, और गवासी जो है वो जो ये था बादशाह गोलकुंडा का अब्दुल्ला कुतुब शाह, उसके दरबारी शायर हैं गवासी। और गवासी की 3 किताबें हैं, मीना सतवंती, सैफुल मलूक बदियुज जमाल है, और इसके बाद में एक और इनकी किताब कौन सी है? तोतीनामा। अब इनमें से भी एक बहुत बड़ा फैक्ट हम आपको बताते हैं, इसने जो अपनी किताब सैफुल मलूक बदियुज जमाल लिखी है, अब वो मोहम्मद कुतुब शाह के वहां लिखी है, और जो बाकी दोनों किताबें लिखी हैं तसनीफ तोतीनामा, और साथ ही साथ में जो इसने आखिरी अपनी मसनवी लिखी है मीना सतबंती, ये दोनों जो हैं वो अब्दुल्ला कुतुब के वहां लिखी हैं। अपनी किताब में देखा होगा जिन्होंने पढ़ा होगा, तो ज्यादा डिटेल में ना जा करके आगे नुसरती का भी नाम आपको याद रखना है। किताबें 3 नुसरती की भी याद रखनी है, गवासी और नुसरती की 3 किताबें जो हैं वो आपको ध्यान देनी है। गवासी की मैंने बता दी, नुसरती की जो आपको याद रखना है वो देखिए अलीनामा आपको मालूम ही है, इसके बाद गुलशन इश्क आपको मालूम है, और तारीख सिकंदरिया आपको मालूम है। ये 3 किताबें हैं और 3 ही बादशाहों का इसने दौर देखा है। आगे देखिए,
दर्जा झेल में से कौन अपनी जबान को हिंदवी का नाम हिंदवी जो है कहा करता था। तो हिंदवी जो है वो अपनी जबान को कौन कहा करता था। गौर कीजिएगा, ये सवाल नहीं है कि किसने उर्दू को हिंदवी कहा है, सवाल यह है किसने अपनी जबान को हिंदवी कहा है। गौर कीजिएगा, फिर से एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, सवाल इस बात पे है, आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करिएगा, आपका दिमाग इस बात पे जाएगा कि किसने उर्दू को हिंदवी का नाम दिया है। तो वो सवाल नहीं आपसे पूछा जा रहा, आपसे सवाल ये पूछा जाए किसने अपनी जबान को हिंदवी कहा है। ये बात क्लियर कर लीजिए दिमाग के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये आपका सभी का आंसर सही हुआ होगा। अब्दुल का नाम आपको याद रखना है, इब्राहिम नामा इसने लिखी थी और इसी ने ये बात कही है। और अगर ये सवाल होता जो मैंने पहले कहा है कि किसने उर्दू जबान को हिंदवी हिंदुस्तानी ये नाम दिए हैं, तो वो आपका आंसर सही हो जाना चाहिए था, अमीर खुसरो। अब इब्राहिम आदिल शाह का जो है वो उसके ताल्लुक अब्दुल का ताल्लुक बीजापुर से है, ये बात याद रखिए। अफजल झंझानवी का ताल्लुक अभी देखिए विकट कहानी का जिक्र हुआ था वहां से था। और कुली कुतुब शाह के बारे में आपको मालूम है कि सबसे पहला बाकायदा तौर पर जो है जिसने सबसे पहले मौसम और त्योहारों और मेले ठेलों पर अपनी नज़में लिखी हैं तो वो कुली कुतुब शाह है। और बाद में इसी रिवायत को सैकड़ों सालों के बाद में नज़ीर अकबर आबादी ने अपनाया है। और सबसे पहले कसीदे भी इसके दरबार में लिखे गए, उसने खुद भी लिखे। सवाल है इनमें से वो कौन सा शायर है जो खुद को नई रोशनी का मौजिद समझता है। देखिए बहुत अजब तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इनमें से ऐसा कोई सवाल हम नहीं लाते हैं जो आपसे पूछा नहीं गया है। आपको मेरी तमाम वीडियो देख करके आपको लेवल स्टैंडर्ड आपको लगता होगा कि सवालों का कैसा रहता है। बाकी चाहें तो हम भी आपको मूर्ख बना सकते हैं, खूब आसान आसान सवाल लाएं, 2-2 घंटा 1-1 घंटा प्रैक्टिस करवाएं, आप अपने चैनल का रिव्यू बहुत हाई जाएगा। लेकिन यकीन जानिए कि जितने लोग 1-1 2-2 घंटा अगर आपको पढ़ाते होंगे आईजी क्वेश्चन, उससे ज़्यादा रिव्यू जो है अपने चैनल का रहता है, टीआरपी उससे ज़्यादा रहती है। वजह यह है कि जो आता है वो रुकता है। यहां पर सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें क्या होगा, इनमें से कौन सा वो शायर है जो खुद को नई रोशनी का मौजिद मानता है। तो ये आपका आंसर सही होगा नज़ीर अकबर आबादी। ये कॉमन सेंस से भी सवाल लगाया जा सकता था कि इनमें जो चारों जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें सबसे डिफरेंट कौन है, तो वो भी आपको अंदाजा लग सकता था कि इसमें आवाम से जुड़ी हुई नज़में और आवाम के मसले मसाइल से जुड़ी हुई, उनकी ख्वाहिशात और उनके त्योहारों से जुड़ी हुई नज़में लिखने का काम नज़ीर अकबर आबादी ने किया। और इनकी पैदाइश से मुतालिक आपसे लगातार सवाल पूछता है, वो आपको याद रहना चाहिए कि इनकी पैदाइश जो है अब वो दिल्ली में हुई, इंतकाल इनका आगरा में हुआ। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही रहेगा, सही हुआ होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये भी कल भी मैंने इस तरह का एक सवाल था वो आपके सामने रखा था कि किस तरह से जो है पंजाब, लाहौर पंजाब का जो बुनियाद पड़ी और उसके तहत मुशायरे होना शुरू हुए थे। फिर उसकी एक कहानी हमने आपको बताई, पिछली वीडियो में देखिएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़म का मजमुआ है नज़्म आज़ाद। ये मालूम है कि नज़्म आज़ाद जो है वो आज़ाद की नज़म का मजमुआ है। दरअसल ये पूछना इतना चाह रहे हैं कि इसी मजमुआ के अंदर इनकी कितनी तकरीरें शामिल हैं। मैंने कहा था कि सबसे पहले जब अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद पड़ी तो उसमें इन्होंने अपना एक मजमून पढ़ा था। वो हमने बताया था कि अरवावे फी अफलास के नाम से इन्होंने वो पढ़ा था। वो भी आपको याद रखना चाहिए। उसी तरह से वही मजमून और एक और मजमून इस मजमुआ में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो शामिल है वो 2 ही शामिल हैं, 2 सिर्फ शामिल हैं, ये आपको याद रहेगा। देखिए बहुत टफ सवाल है। अब किस बंदे ने या किस स्टूडेंट ने आज़ाद जो हैं नज़्म आज़ाद उनका मजमुआ है उसका मुकम्मल मुताला कौन करता है, और जब सिलेबस में शामिल नहीं है तो कौन करेगा। इतनी तो ठीक था कि सिलेबस में नहीं शामिल, आप ये पूछ सकते थे कि नज़्म आज़ाद किसका मजमुआ है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है या फिर जगन्नाथ आज़ाद का है। ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते थे। लेकिन जब आदमी के पास तर्क नहीं होते हैं तो वो कुतर्क की बात करता है। ये दर्शाता है, ये चीज मैं लगातार बताता हूं, मैं सवाल इस बात पे खड़े करता रहता हूं कि इनके क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड कितना गिर चुका है, कितनी चीजें। अभी एक सवाल नया पूछा गया था पिछली बार कि जो सब्ज परी होती है वो जो अंगूठी पहनाती है अपने प्रेमी यानी गुलफाम को, उसमें किस रंग का जो नगीना था वो जड़ा हुआ था। तो सब्ज रंग का ही वो नगीना जड़ा हुआ ये माना गया था। अब आप अंदाजा लगाइए ये कितने घटिया और कितने गिरे हुए स्तर का सवाल है। थोड़े दिन के बाद ये भी पूछने लगेंगे कि जो रक्कासा नाच करती है उसके पैरों में घुंघरू कितने थे,
उसके ये इनके मतलब आप स्टैंडर्ड लगाइए कि आप यार 70-80 साल के बुढ़े हो गए, वो 2-4 साल में तुम निपट जाओगे और तुम्हारा इतना स्तर समझ नहीं बढ़ पाई है कि हम पूछें क्या क्या लॉजिक होना चाहिए बच्चे से पूछने का और उसका जिंदगी से क्या ताल्लुक है, ये कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। और आप पूछ क्या रहे हैं? तो कभी भी पूछा जा सकता है कि नीलम परी नाचती है तो उसके पैरों में घुंघरू कितने मतलब जो है पाजे में घुंघरू कितने थे, कभी पहन लेंगे पूछ लेंगे वो जूती किस कलर की पहने हुए थी। तो ये क्या है? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिससे आपका और इनका नाम दिए, मैं मानता हूं कि इनका नाम मिल जाएगा आपको असल मतन में पढ़ने के बावजूद, लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ मर्यादा भी तो होनी चाहिए। खैर ज्यादा डिटेल में बात ना करके आगे देखिए। आजाद कुछ हुए हैं असीरान जिंदगी, यानी जमाले यार का सदका उतर गया। कहाँ आया शेर? हाँ ये सी वाला आंसर आपका सही होगा। ये शेर हैगा फानी बदायनी का, आपको याद रखना चाहिए जो फानी है उनका ये शेर है। तो फानी बदायनी का शेर है कि आजाद कुछ हुए हैं असीरान जिंदगी, यानी जमाले यार का सदका उतर गया, वो जी गया जो इश्क में जिसे गुजर गया, ईसा को नबेद के बीमार मर गया। आपको मालूम होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है जब आर्याई पंजाब में आकर आबाद हो गए और उन्होंने वहां अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तभी से शुमाली हिंद के गैर आर्याई, यानी जो आर्याई नहीं थे द्राविड़ी थे, आर्याई अवाम ने आर्याई जबान को इख्तियार करना शुरू कर दिया था। ये कॉल किसका है? उम्मीद करता हूं आंसर सभी का सही होना चाहिए। गुरिरसन है, कादरी जोर हैं, या इसके बाद में जो है मसूद हुसैन खान है, या फिर इसके बाद में सुनीति कुमार चटर्जी हैं। मैंने कई बार कहा कि जो मगरबी हिंदुस्तान की जबानों से मुतालिक जो गुरिरसन ने और क्या कहते हैं चटर्जी ने काम किया है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पूछते रहते हैं, आंसर यहां पर जो सही हुआ होगा तो वो सुनीति कुमार चटर्जी का होगा। पहली बार इन्होंने बदला है, वरना ये वही एक इनका कॉल पूछते रहते हैं। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ना आते फिर भी आराई जबानों का इर्तका हो जाता। ये चीज आपसे पूछते रहते हैं और इसमें जो है कुछ बदला गया है। गुरिरसन से मुतालिक हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके थे, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। कादरी जोर पर थोड़ी सी बात करेंगे। कादरी जोर की पैदाइश और इंतकाल आपको मालूम होना चाहिए, वो तो पक्की सी बात है, सभी का पता होना चाहिए। कादरी जोर में जो मेन फैक्ट है वो याद रखने हैं कि इनकी वजह से जो जबान की आगाज 15वीं सदी था वो 12वीं 13वीं सदी से माना जाने लगा। गहरे थिंकर हैं, अच्छी सोच और अच्छे फलसफी के तौर पर और अच्छी तहकीक के तौर पर काम करने वाले हैं, मेहनती आदमी हैं। इसलिए कादरी जोर ने जो इस तरह से जो एविडेंस दिए कि उर्दू की शुरुआत कहाँ से हुई तो वो बिल्कुल राइट है और यहाँ से इनकी शुरुआत मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा। और उर्दू का जो आगाज है वो अभ्रन से हुआ, ये बात जो है वो मसूद हुसैन खान ने कही है। कई किताबों में कादरी जोर देते हैं, वो गलत है। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल में ये सवाल देखिए, दर्जा झेल नहीं है कि दक्कनी शायरी की बड़ी रिवायत सरापा निगारी थी। सरापा निगारी के फन ने वली को बला आखिरत परस्त बना दिया, बिला आखिर बुत परस्त बना दिया। गलत पढ़ दिया मैंने, बुत परस्त बना दिया। वली की शायरी पर यह जुमला जो है वो किसने कहा? या ऐसे अब देखिए इसको जबान को कैसे घुमा सकते हैं, आपको सवाल बना करके दिखाता हूं। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट चीजों को पकड़ लेता हूं कि ये क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इनकी सोच से मैं बहुत आसानी से इनकी सोच तक पहुंच जाता हूं। इसलिए असल मतन पढ़ता हूं या पढ़ाने में हम आपको निशान लगवा दे तो समझ लीजिए उसके आगे नहीं भटक सकते। ये इनकी सोच हम बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए ये क्या कर सकते हैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा ये सवाल जैसे आपके सामने पूछा गया और ये कॉल पहले देख लीजिए कि ये कॉल जो है वो तबस्सुम काश्मीरी का है। कॉल पहले देख लीजिए, उसके बाद हम सवाल का तरीका बताते हैं। ऐसे ही आप स्टडी कीजिए तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा स्टडी हो जाएगी कि यहां पे सवाल बन सकता है तो दूसरा कैसे बन सकता है, जबान चेंज करेगा। देखिए यहां पर सीधी सी बात इन्होंने कह दी है कि वली दक्कनी जो है वली दक्कनी को भला आखिर बुत परस्त बना दिया। और ये देखिए पूरी कहानी इन्होंने नाम कहानी लिखी और किसका कॉल है? तबस्सुम। आपके डायरेक्टली पूछ लेगा कि वली दक्कनी को बुत परस्त ये बात किसने कही है, ऐसे बना देगा। आगे बुत परस्त बना दिया या वली को दक्कनी शायरी ने बुत परस्त बना दिया, ये ऐसे कॉल काट करके पूछ लेगा कि किसने कहा है। उम्मीद करता हूं
सभी को। जैसे मैंने कहा था कि गजल जो है वो नीम बहसी जो है बहसी सिन्फ़े सुखन है, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। लेकिन बहसी सिन्फ़े सुखन पूछ लेगा तो क्या करोगे? नीम बहसी तो आप रट के बैठे हैं, वो नीम को हटा करेगा सिर्फ बहसी कर देगा। तो बहसी का मतलब होता है पूरी कंप्लीट बात जिसमें कही जाए, तो वो जो है वो नज्म को मानेगा। हालांकि ये कहीं किताबों में नहीं लिखा मिलेगा कि नीम बहसी सिन्फ़े सुखन, तो मिलेगा कि गजल को कहा है कलीम ने, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि बहसी सिन्फ़े सुखन कौन सी है, तो वो गजल है, वो नज्म है। लेकिन ये अगर दे देंगे और ये मान भी लेंगे और तुम सबूत भी नहीं दे पाओगे, तो ये मान लेंगे वहां से कि हाँ ऐसा है। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग भी अपना भी चलाते रहिए इनके साथ। अगला सवाल देखिए, घोषाल बाबू किस नॉवेल का किरदार है? बहुत आसान सा सवाल है, जिसने पढ़ा होगा। दरअसल ये एक बार जितने यहाँ पे नॉवेल दिख रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो इनके कैरेक्टर्स जरूर पढ़ लीजिएगा, और मोटा सा खुलासा भी 2-4-6 पेज का अगर कहीं मिलता है तो पढ़ लीजिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, वरना हम ही पढ़ा देंगे। तो इसमें क्या आएगा? फायर एरिया आपको मालूम होगा कि पथरीली जिंदगी से और जहरीली आलूदा फिजा से मुताल्लिक लिखा गया नावल जो है वो फायर एरिया है। और जो मौजू इसमें उठाया गया वो गरीबों का इस्तेहसाल है, शोषण किस तरीके से जो ठेकेदार है वो शोषण करते हैं हर जगह, चाहे वो कोयले की खान में हो, ये कोयले की खान पे ही लिखा गया है। और दूसरी चीज, चाहे वो दूसरे कोई चीज की खनन हो रहा हो या कोई भी ठेका, जैसे सड़क बन रही है तो उसमें भी ठेकेदार, तो हमेशा जो है वो ठेकेदार ज्यादा पैसा लेकर के कम पैसे में मजदूर को ला करके लगा देता है। जैसे एक बहुत बड़ा हम मसला बताते हैं, अपने वहां मेरी तरफ तो इतना नहीं है, जैसे आप यूजीसी नेट निकाल लेते हैं तो 10,000, 15,000, 12,000 रुपए में आपको टीचर रख लिया जाता है डिग्री कॉलेज के अंदर। लेकिन मेरे वहां तो ऐसा नहीं है, जबकि कम से कम मान दे 30,000 से रुपए ऊपर होना चाहिए। अपनी तरफ तो ऐसा नहीं, लेकिन बहुत से ज्यादा कुछ बताते हैं जितनी पैसा उन्हें मिलता है उतना तो हम बता भी नहीं सकते, इतना कम पैसा। तो ये इस्तेहसाल है, दरअसल ये मतलब ठेकेदारी है। कहने का मतलब यूनिवर्सिटी को कितना बताया जा रहा है, वहां पर लगा करके आपके स्टाम्प को लगा करके बताया जाता है इतनी सैलरी में हम टीचर रखे हुए हैं, और उसकी आधी से भी कम सैलरी में ये टीचर रखे हुए होते हैं। ये टॉपिक हमारा नहीं है। आंसर आपका सही हो गया। देखिए, सहदेव है, खतुनिया है, इरफान है, ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो इसी में के हैं। अगला सवाल देखिए कि उर्दू जबान को घरवा का नाम किसने दिया है? अब ये भी सवाल कई बार पूछ चुके हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि घरवा का नाम जो है वो उर्दू जबान को किसने दिया। अभी अपनी जबान को हिंदवी किसने कहा था? अब्दल ने। अब घरवा वाला पर आ जाइए तो आंसर आपका सही होगा। ये भी दक्कन का बंदा है, जो बहमनी दौर है उसी का है। तो इसने जो है वो मीरा जी शम्सुल उशाक ने अपनी जबान को घरवा कहा। देखिए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए। इसका असल नाम 2-3 बार पेपर में पूछ चुके हैं, तो मीरा जी शम्सुल उशाक का असल नाम और बुरहानुद्दीन जानम का असल नाम पूछ चुके हैं, एक ही जैसा है, इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए। पूछ चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताइए अगर मालूम है। आपको नहीं मालूम है तो अगली वीडियो में आप बता दीजिएगा तो हम बता देंगे। बस यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई मशवरा है जरूर दीजिए। बाकी अपनी किताब स्क्रीन पे दिख रही है, इसको घर मंगा करके इसका मुताला जरूर कीजिए, इसको रट लीजिए। शुक्रिया, खुदा।